students, how are you all? I hope you all are doing well. So this is Divya Modwal, your physics teacher at Motion Education. So I hope कि आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के भी लेक्चर्स देखे हैं जो सीबीएसई बोर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस उसके अंदर हमने किए थे. वैसे ही एक अमेजिंग सेशन में आज हम उतरे हैं और देखो चैप्टर का नेम है हमारा फेवरेट लाइट. ठीक है, देखो लाइट ना इटसेल्फ चैप्टर ही बड़ा ही वास्ट है ना. ये आप सबको बताइए कि यार लाइट में रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, फिर अब तो रिफ्रैक्शन के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं. करेक्ट. सो लाइट हमारे पास बहुत वास्ट है, बट टुडे आज हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, देखो बड़ा ही आसान सा है. जो भी क्वेश्चंस अब सीबीएसई सैंपल पेपर में आए हैं, अब देखो क्या है ना, इस बार सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसमें हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी वो मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ. दैट इज अबाउट लाइक मेरा वो व्यू है. ठीक है, देखो इस बार क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजी पूछा गया, मैग्नेटिज्म भी बड़ा ही इजी पूछा गया. इजी एज इन कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ पाओ. ठीक है, वो वाला इजी है. ठीक है, लास्ट जो लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर में क्या है ना, इसमें थोड़ा सा आपको लाइक ऐसा है कि थोड़ा कंफ्यूज करने का ट्राई किया है, थोड़े से क्वेश्चंस को मोल्ड करने का ट्राई किया, बट सिर्फ लैंग्वेज वाइज मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ. अदरवाइज अगर आप उस लैंग्वेज को पकड़ पाए ना तो एकदम एकदम छू मंतर करके क्वेश्चन हो जाने हैं. बड़ा ही आसान सी चीजें हैं. बस आपको क्या करना है, ट्रिक सिंपली ये होगी कि लाइट चैप्टर में आप लैंग्वेज पढ़ के समझ पाओ कि वो कौन सा मिरर कौन से लेंस के बारे में बात कर रहा है. इतना आप समझ गए तो आई एम श्योर कि आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे. ठीक है, ह्यूमन आई की मैं बात करूं तो ह्यूमन आई में भी एज सच ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, दैट्स ऑल. इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया. क्लियर. अब यहां पर अब हम आगे बात करें लाइट चैप्टर में फर्दर, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. यहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सिमिलरली जो हमने मैग्नेटिज्म में किया था. बेसिकली क्या था, देखो मैग्नेटिज्म में हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए. सिमिलरली यहां पर भी हम एक पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे, प्लस उस पैराग्राफ को हम समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. क्लियर. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन. देखो बेटा आज के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं सीबीएसई सैंपल पेपर में से जो रिसेंटली आया है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बोथ स्फेरिकल मिरर्स एंड थिन स्फेरिकल लेंस. देखो एक है मिरर एक है लेंस, have a focal length of minus का 15 सेंटीमीटर. what type of mirror and lens are these? अब इसके लिए आपको समझ आनी चाहिए साइन कन्वेंशन. इसके लिए आपको क्या समझ आनी चाहिए बेटा, साइन कन्वेंशन. ठीक है, अब देखो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या, ये चीजें आपको एकदम पकड़ाई में आनी चाहिए. तो देखो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है. अब हम यहाँ पर उस चीज पर नहीं जाएंगे, सिंपली हम जो ट्रिक है हम उस चीज को समझेंगे. देखो दिस इज अबाउट योर ग्राफ. ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हो जाती हैं पॉजिटिव, ये वाली सारी चीजें हो जाती हैं नेगेटिव. ऊपर वाली हाइट के रेफरेंस में, हम ऊपर नीचे हाइट के रेफरेंस में बात करते. करेक्ट, ऊपर वाली हाइट होगी बेटा पॉजिटिव, नीचे वाली हाइट बोलो क्या होगी, नेगेटिव. क्लियर. ठीक है, कूल. चलो अब देखो साइन कन्वेंशन इतनी चीज आपको पता है, तो यहाँ पर लेंस और मिरर की जब हम बात कर रहे हैं, और दोनों की ही फोकल लेंथ कैसी है, 15 है. 15 ही है ना. करेक्ट, 15 और माइनस का 15 है. अब आपको ये पता लगाना है कि वो कौन सा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, वो कौन सा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. दैट मीन्स जिसकी फोकस आ रही होगी इस साइड पर, जिसकी फोकस आ रही होगी इस साइड पर, वो लेंस होगा नेगेटिव. ठीक है, चलो पहले मिरर की बात करते हैं. मिरर में सिंपली हमें पता है ये कॉनकेव है. ठीक है, कॉनकेव की फोकस इधर आती है, तो दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ वो लो कैसी, नेगेटिव. ठीक है, अब व्हेन आई टॉक अबाउट लेंस, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेंस की, तो देखो लेंस के केस में भी बहुत ही आसान है. ये हमारा बोलो कौन सा लेंस,
कॉनकेव की कॉन्वेक्स, बोलो 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 कौन सा लेंस। अगर इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपका आंसर आ जाए, देखो आज के पैटर्न में हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आप क्वेश्चन ही पढ़ते ही फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर डालो, और सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको सारे क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से समझ आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये है हमारा कौन सा लेंस, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ठीक है। अब इसका प्राइमरी कौन सा, ये वाला जिस सरफेस पर लाइट पहले आती है वो प्राइमरी, ठीक है। तो लाइट इस सरफेस पे पहले आई, इस सरफेस पे पहले आई, ये प्राइमरी, तो यही फोकस, इधर का ही हम क्या लेंगे फोकस, तो यहाँ पर कहीं फोकस। तो देखो यार, दोनों में ही आप ये देख पा रहे हो बेटा कि इसका भी फोकस उधर, इसका भी फोकस इधर, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन बोले तो नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे कि ये जो स्फेरिकल मिरर है और लेंस है, दोनों ही क्या है, कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव ही लेंस है। ये आपका है 2 नंबर का क्वेश्चन। बताओ, इतना आसान था यार, मतलब है ना, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं कि आप लोग बड़े ही आसानी से कर सकते हो। एंड प्लीज बेटा ट्रस्ट मी, अगर आप आज के सारे क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से समझ पा रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉल्व कर पा रहे हो, करेक्ट ना, सिर्फ समझ भी पा रहे हो, देन टू आई एम श्योर कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, उसी सैंपल पेपर का है, देखिए। द इमेज formed by a concave mirror is observed to be real, inverted and larger than the object. Where is the object placed? ठीक है, यहां पर बोला गया है कि कॉनकेव में 2 केस होते हैं, जब आपकी इमेज कैसी बनती है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैसी बनती है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। और इसी को यहाँ पर है ना मैग्नीफाइड भी बोल दिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट की जगह मैग्नीफाइड टर्म भी यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर वो मैग्नीफाइड बोल रहा है ना, तो इसका मतलब कॉनकेव में 2 केसेस होते हैं जहां पर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। फर्स्ट तो हमें बड़ा ही आसानी से याद रहता है, बिकॉज दैट इज द स्पेशल केस ऑफ कॉनकेव मिरर ना। तो देखो कॉनकेव मिरर का स्पेशल केसेस क्या, कि जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, और वो कैसी होगी, वो होगी मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। सेकेंड केस जहां पर कॉनकेव फिर से मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, बट दिस टाइम वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पर आपसे रियल एंड इन्वर्टेड पूछा है, वर्चुअल इरेक्ट पूछता तो डेफिनेटली आप लिखते कि हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। बट यहाँ पर बेटा आपसे रियल एंड इन्वर्टेड पूछा है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि रियल एंड इन्वर्टेड तो तभी होगी हमारी इमेज जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। आपका जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो इमेज बोलो कहाँ, इमेज बोलो कहाँ, बिहाइंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, याद आया, बियॉन्ड सी। सो वहां पर आपकी इमेज बन रही होती है मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर आप सिंपल सा आंसर लिखोगे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो यार तुम है ना आंसर बनाना तो जानते हो ना, कि बताऊं, चलो सुन लो यार, देखो क्या लिखोगे एग्जाम में, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रियल, इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस, फोकल लेंथ मत लिख देना यार, तुम गलत कर दोगे, है ना बेटा, याद रखना फोकल लेंथ नहीं लिखना है, फोकस, फोकस इज द पॉइंट, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस, ठीक है। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए अच्छा, और पार्ट भी दिया गया है, अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता तो बच्चे के पास ऑप्शन है कि दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। दूसरा है, नेम द पार्ट ऑफ द लेंस through which a ray of light passes without suffering any deviation. So यहाँ पे बोला है, देखो अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, लेंस और मिरर, ठीक है। लेट सपोज इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं,
यहाँ पर लेंस बोला है और लेट सपोज यहाँ पर मिरर बोल दिया जाता, ठीक है, तब आप क्या करते? लेंस बोला है तो डेफिनेटली वो कौन सी जगह है जहां से लाइट स्ट्रेट पास होती विदाउट एनी डेविएशन? लेंसेज के केस में उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और मिरर के केस में उसी को हम क्या बोलते हैं? पोल। उसे ही हम क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, तो बेटा ये दोनों चीजें हैं जो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस चीज को भूलना नहीं है। ठीक है, अच्छा रीजन दोनों का देखो यहाँ पर। अच्छा बेटा मिरर में ना पोल नहीं होगा, मिरर में हम लिख रहे होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मिरर में हम क्या लिख रहे होंगे उस चीज को? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है ना, देखो ऑप्टिकल सेंटर बोले तो हम लेंस बनाते हैं, लेंस के बीच वाला डॉट। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये लेंस के बीच वाला डॉट दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब लाइट वहां से एकदम पास होगी ना, एकदम शूं करके निकल जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो रिफ्रैक्ट होने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मिरर्स की जब हम बात करते हैं तो मिरर्स में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, याद आया? जब लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर तक पास करते थे तो लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर लेती थी, याद आया? ठीक है, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के केस में, लेंस के केस में आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं O, इसको हम लिखते हैं कैपिटल का C। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है वीडियो में। देखो जब लाइट नॉर्मली पास होती है ना, हम नहीं बोल रहे थे जब हमने नॉर्मल प्लेन में रख के क्वेश्चंस करे थे, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, नॉर्मली ऑन द मिरर, इसका मतलब लाइट नॉर्मली आ रही है तो वो इंसिडेंट नॉर्मली हुई है, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में कोई एंगल नहीं, तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, बिकॉज एंगल I इज 0, सो एंगल R विल बी 0। ठीक है, दोनों 0 हैं तो नॉर्मल के ऊपर ही लाइट आई, नॉर्मल से ही रिट्रेस मार गई। तो सेम कॉन्सेप्ट इन दोनों पर भी अप्लाई होता है इन द केस ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स। क्लियर? तो इतनी बात अगर समझ आई, 2 नंबर का क्वेश्चन था, बताओ इतना सा लिखना था तुम्हें, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वही चीज है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। एक बड़ा सा ना पैराग्राफ आएगा तुम लोगों के सामने, उस पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नाउ इट्स अप टू यू। एक चीज सुन लो बेटा, नाउ इट्स अप टू यू। आप क्या करो, या तो पेपर पीछे से करना स्टार्ट करो। उसमें क्या होता है ना, लाइक पर्सनली मैं क्या करती थी स्कूल या कॉलेजेस में, हम लोग पीछे से पेपर करना स्टार्ट करते थे। दैट मीन्स देखो कॉलेज में तो हर क्वेश्चन ना इक्वल मार्क्स का आ जाता था। स्कूल्स में जब बोर्ड्स होते थे बेसिकली, तो हम जो क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है उसको पहले अटेम्प्ट करते थे। बिकॉज क्या होता है जब हम पेपर देते तो स्टार्टिंग में एकदम माइंड बहुत फ्रेश रहता है कि हाँ एकदम 4 डालेंगे हम तो पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे, तो उस टाइम पे एनर्जी ज्यादा रहती है, तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ठीक है, फिर छोटे छोटे से क्वेश्चन रह जाते हैं जिसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्लियर? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आप ये भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है उसे पहले अटेम्प्ट कर लो, दिस विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली, है ना। जो पहले आ रहा है उसको पहले कर लो, सर्कल मार दो कि ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, आप पूरा पेपर अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो। प्लस ये भी है कि क्या होता है, बहुत बड़ी देखो ये चीज है ना, बच्चे टू बच्चे डिफर करती है ना यार। हर एक बंदा अपनी वो अपने जोन में रहकर काम करता है ना। तो अब देखो क्या होता है, कभी आप लास्ट अपने स्टार्टिंग से अटेम्प्ट कर लिया, बड़े बड़े क्वेश्चन रह गए, ठीक है, तो फिर अब टाइम होने वाला है तो बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे रद्दी में निकाल दोगे। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का थॉट होता है। सेकंड ये होता है कि यार मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले कर लूं, तो अगर मैंने छोटे उसी पर्टिकुलर टाइम में जितना टाइम मेरे पास है उसमें मैंने 10 क्वेश्चन लगा लिए, और 10 क्वेश्चन मान लो एक एक नंबर के, तो 10 नंबर वहां बन गए, है ना। लेट इट बी कि टाइम कम रहा, है ना, और 5 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में कुछ तो लिखोगे, ब्लैंक तो छोड़ोगे नहीं। साइंस टाइम कम है तो उस क्वेश्चन को उस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, तो वहां पे आप 5 नंबर में से आराम से 2 या 3 नंबर, तो 3 नंबर जितना लिखाओगे। ठीक है, तो देखो वहां पे 10 नंबर आपने स्कोर कर लिए, और यहाँ पर आपने
में से 3 मार्क्स स्कोर कर लिए लेट्स सपोज, तो एक वो वाला भी होता है। तो बेटा ये है ना, हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है ये थॉट। मैंने आपको सारे थॉट्स बता दिए जो एक स्टूडेंट के माइंड में चलते हैं, तो इट्स अप टू यू, जैसा समझ आता है वैसा करो। बट प्लीज मेक श्योर कि अगर आप पीछे से अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आपको सबसे बेस्ट आता है, ठीक है, बिकॉज कॉन्फिडेंस वहीं से डेवलप होगा ना। चलिए वापस आ जाते हैं, बहुत हो गया ज्ञान की बातें, पैराग्राफ पढ़ो, चलो आ जाओ। पैराग्राफ है, सुमिति wanted to see the stars of the night sky, उसको तारे देखने थे, ठीक है। फिर she knows that she needs a telescope to see those distant stars. She finds out the telescopes which are made up of lenses are called refracting telescope and the ones which are made up of mirrors are called reflecting telescope। भाई जो lenses से बनते हैं refracting telescope, जो mirror से बनते हैं reflecting telescopes, ठीक है। आगे so she decided to make the refracting telescope, फिर उसने डिसाइड किया कि मैं तो ना refracting telescope बनाऊंगी, ठीक है। तो उसने, आप डायग्राम में देख रहे हो, उसने 2 लेंसेज लिए L1 एंड L2, इससे उसने टेलीस्कोप, उसने ये वाला टेलीस्कोप ऑप्ट किया। सेकेंड, she bought 2 lenses L1 and L2 out of which L1 was bigger than L2, ठीक है। ये तो दिख रहा है यार डायग्राम में कि है ना L1 बड़ा है L2 छोटू है, ठीक है। आगे ये बोल रहा है द लार्जर लेंस गैदर्स एंड बेंड्स द लाइट, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, प्लीज याद रखना। लार्जर लेंस बोले तो L1 का काम क्या है, वो क्या कर रहा है, ये सारी ही लाइट को गैदर कर रहा है। अब स्मॉलर लेंस मतलब L2 क्या कर रहा है, ये सारी लाइट जो भी है बेसिकली ये इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है। फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, ये सारी ही लाइट को गैदर कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर हमें चाहिए होगी कौन सी लाइट, कन्वर्जिंग बीम, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए तो सारी लाइट एक जगह गैदर हो गई, करेक्ट। ऐसे सोचना है तुम्हें, सोचना ऐसे बेसिकली, ठीक है ना। ये तो ये पैराग्राफ उठ के नहीं आने वाला, बट सोचना ऐसे ही है। अब L2 क्या बोल रहा है, L2 की डिमांड ये है कि L2 एक ऐसा लेंस होना चाहिए जो इमेज को मैग्नीफाई कर पाए, करेक्ट। अब तुम ये सोचो ऐसा कौन सा लेंस होता है जो सारी इंफॉर्मेशन, बेसिकली सारी लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर वी नीड अ कन्वर्जिंग लेंस, करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है कि जो मैग्नीफाई कर दे, ठीक है। अब मैग्नीफाई से यहाँ पर मतलब है कि कुछ भी हो सकता है ना, इमेज मैग्नीफाई हो रही है, तो यहाँ पर हमें फिर से क्या चाहिए होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऐसे सोचो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते ही आंसर निकाल लो वहीं पर, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अब क्या होगा ना, पैराग्राफ आएगा, तुम क्या करोगे, ये पढ़ो। अब जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करी हैं, सो सिमिलरली सेम आप भी कर रहोगे एग्जाम के अंदर, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे हाईलाइट कर लो, लिंक बनाओ। लिंक कैसे बनाओगे, जैसे मैंने बोला लार्जर लेंस बोले तो L1 गैदर कर रहा है लाइट रेस को, ठीक है। देखो गैदर एंड बेंड्स दी लाइट। सेकेंड, स्मॉलर मतलब L2, वो क्या कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है इमेज को। सो इस तरीके से आपको लिंक बनाना है। अब आगे पढ़ो, बिग थिक लेंसेज आर मोर पावरफुल, ठीक है, बड़े बड़े लेंस ज्यादा पावरफुल होते हैं। सो टू सी फार अवे शी नीडेड अ बिग पावरफुल लेंस, अनफॉर्चुनेटली शी रियलाइज्ड दैट अ बिग लेंस इज वेरी हैवी, ठीक है। अब यहाँ पे वो अंग्रेजी वाला आ गया तुम्हारा अनसीन पैसेज, इंग्लिश वाला, है ना। हम नहीं पढ़ते थे, एक स्टोरी चल रही है, फिर उसके बीच में चीजें आ रही है, तो वही सब चीजें अभी पता चलेगा तुम्हें। इसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे ना, लिटरली बहुत मजा आएगा। हम वापस इसी पैराग्राफ पे आ जाएंगे। देखो, सो वो क्या एक बड़े भारी लेंसेस का बनाना चाहती है टेलीस्कोप, फिर उसको लगा नहीं आ रही तो बहुत हैवी हो जाना है, तो फिर उसने क्या किया, हैवी lenses are hard to make and difficult to hold. Also, since the light is passing through the lens, the surface of the lens has to be extremely smooth. Plus, अगर आप कोई लेंस बना रहे हो तो परफेक्टली स्मूथ होना चाहिए, so that वहां पर परफेक्ट रिफ्रैक्शन हो पाए, ठीक है। कि रिफ्लेक्शन की भी कहानी है यार, कि अगर तुम्हें परफेक्ट रिफ्लेक्शन चाहिए तो तुम क्या करोगे, तुम रफ सरफेस लोगे, स्मूथ लोगे ना। सो सेम कहानी है यहाँ पर। नेक्स्ट, एनी फ्लॉज इन द लेंस विल चेंज द इमेज, बिल्कुल सही बात है। इट वुड बी लाइक
लुकिंग थ्रू अ डर्टी विंडो, ठीक है, एकदम गंदी सी विंडो हो रही है, उससे देख रहे हो ऐसा लगेगा। तो ये था आपका पैराग्राफ। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, डायग्राम बहुत ही बढ़िया से देख लो, ठीक है, छपा लो इसको माइंड में कि ऐसा ही डायग्राम है, यही सब चीजें होनी है। ये रहा आपका इमेज, ये रहा आपके L1, ये रहा आपका L2, यहां से आप लोग देख रहे हो। आगे समझ में, पिक्चर क्लियर एकदम अच्छे से देख लो लेंसेस कहां पर हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेस वुड सुमिति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। सो देखो उसके पास दो लेंसेस थे, कौन से, एक था L1, एक था L2। L1 का काम हमने समझ लिया कि उसे क्या करना है, बेसिकली कन्वर्ज करनी है रेस। L2 का काम क्या है, टू मैग्नीफाई द इमेज, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो ये दोनों ही लेंसेज हम यहाँ पर क्या ले रहे होंगे, कॉन्वेक्स। क्यों, बिकॉज कॉन्वेक्स इज अ कन्वर्जिंग लेंस। देखो हमने, आपको याद है हमने यहीं पर ऐसे बहुत सारे इमेज फॉर्मेशंस पढ़े थे, उसमें कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था, इमेज जो भी आपकी रेस थी, रिफ्रैक्टेड रेस, बेसिकली उसे एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा था। क्लियर, आ गई समझ। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात L2 है ना, L2 में क्या था, L2 में बेसिकली कि हमें एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, है ना, हमें क्या चाहिए थी, एक मैग्नीफाइड इमेज। सो इस केस में भी हम क्या ले रहे होंगे, कॉन्वेक्स लेंस। करेक्ट, आ रहा है समझ में। बिकॉज आपको पता है कि जो काम कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था वही काम कौन कर रहा होगा, वही काम कौन कर रहा होगा यहाँ पर, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता था, ठीक है, और ये कैसी बनाता था, ये जो काम वो मिरर कर रहा है वही लेंस कर रहा है। सो वी कांट टेक कॉनकेव लेंस, समझ आ रही है, बिकॉज वो तो छोटे छोटे इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ द पावर ऑफ द लेंसेज L1 एंड L2 आर इन द रेशियो, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ। ये मैंने आपको बताया है लेक्चर में, क्या होता है बेटा रिलेशन पावर और फोकल लेंथ का। राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे खाली खाली अच्छा नहीं लगता, लिखो कुछ, क्या होता है रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। देखो सुनो, हम ये चीज जानते हैं, पावर 1/f होती है, कब, जब फोकल लेंथ मीटर में होती है। मैं आपको यहाँ पर रिवाइज भी करा रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और 100/f फॉर्मूला लगाते हैं कब, जब आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी हो। इतनी कहानी समझ आनी चाहिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है पावर और फोकल लेंथ का। आई एम श्योर यही लिखा होगा आपने चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो अब यहां पर हमें दे रखा है रेशो P1/P2, कितना दे रखा है, 4:1। सिंस P1 और P2 का रेशियो ये है, और हम ये जानते हैं कि P1 तो होगा 1/F1 और P2 होगा 1/F2। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। सो यहाँ पर रेशियो हमारे पास पता है क्या आएगा, F2/F1 इज इक्वल्स टू P1/P2, ठीक है। इसको अगर आप रिवर्स करोगे, देखो P1/P2 बोलो कितना है, 4/1। बट हमसे क्या पूछा है, हमसे F2:F1 का रेशियो नहीं पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2। इसका मतलब हमें चाहिए F1:F2 का रेशियो, और वो हो जाएगा 1:4। क्लियर, ये तो F2:F1 का रेशियो है 4/1, है ना। हमें F1 और F2 का रेशियो चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1:4। ये तो हुआ एक प्रोसेस जो आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रहा है, बट इतनी कैलकुलेशन मत करना, ये सिर्फ मैंने आपको बताया कैसे आया। दिमाग में सिर्फ इतना रखो कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखो पावर का रेशियो है 4:1, मतलब ये P1:P2 होगा, तो F1:F2 क्या होना चाहिए, उल्टा हो जाएगा 1:4, ठीक है। तो आंसर विल बी 1:4। अच्छा ये नहीं किया ना हमने कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। ये वो था बेटा, आपको सोचना कैसे है, और डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन क्या होता है यार, चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस, ठीक है।
मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लेंसेज में क्या होता है, मिरर में क्या होता है, दो यहाँ पर सिर्फ मिरर लेंसेज का पूछा है, मैं आपको मिरर का भी बता रही हूँ, ठीक है। सो इन द केस ऑफ मिरर, इन द केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस वी बाई यू और एच आई अपॉन एच ओ, ये तो सेम रहने वाला है, ठीक है, ये तो सेम रहने वाला है। फिर लेंसेज में और क्या होगा, यहाँ पर लेंसेज में बेटा ना v बाई टू हो जाता है, माइनस हट जाता है, माइनस हट जाता है, बट मिरर फॉर्मूला इज 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, क्लियर। लेंस फॉर्मूला इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, बट मैग्निफिकेशन में नेगेटिव हट जाता है, ठीक है। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है क्या हमारा, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डबल द फोकल लेंथ, इनवर्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इनवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है लेंसेज में देखो एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना ही आसान है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू नोट डाउन, ये चीज प्लीज बेटा याद रखो, क्वेश्चन करते जा रहे हो तो साइड में लिख लो, है ना। नाउ अब इसी ये खत्म नहीं हुए क्वेश्चन, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड दो और क्वेश्चन है, ये रहे देखो। सुमिति did some preliminary experiment with the lenses and find out that the magnification of the eyepiece L2 is 3. अब देखो दो लेंसेज थे उसके पास, L1 और L2, उसने L2 का मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है, L2 का मैग्निफिकेशन इज 3, ठीक है। If in her experiment with L2 she found an image at 24 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको इमेज कहाँ देखने को मिली यार, 24 सेंटीमीटर। From the lens, at what distance did she put the object? अब उसको ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा so that उसको इमेज मिल जाए 24, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है क्या, हमारे पास फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू v बाय u, लेंस की बात हो रही, माइनस नहीं आएगा, मैग्निफिकेशन इज 3, v इज 24, नाउ व्हाट इज u, u इधर चला जाएगा, u इज 24 बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस विल बिकम 8 सेंटीमीटर, क्लियर, समझ आ रही है चीज। तो बहुत ही आसान होता है इस चीज को सॉल्व करना, तो प्लीज बेटा समझो यहाँ पर कब कैसा फॉर्मूला लगाना है, किसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, सुमिति बॉट not so thick lenses for the telescope and polished them. What advantages, if any, would she have with her choices of lens? ठीक है, उसको बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं बनाना था। अब देखो लास्ट में जो लाइंस लिखी थी ना पैराग्राफ में, उसी में से ढूंढना है इसका आंसर, ठीक है। अब उसने ऐसा नहीं किया तो उसको क्या एडवांटेज हुआ, she will not have any advantage as even thicker lenses would give a clear images. क्या उसको कोई एडवांटेज नहीं होगा। सेकेंड, थिकर लेंसेज वुड हैव मेड द टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल, नहीं, उसमें पैराग्राफ में बड़ा बड़ा लिखा था कि यार अगर मैं बड़ा लेंस लेती हूँ, भारी भरकम लेंस लेती हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस टेलीस्कोप को हैंडल करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नॉट सो थिक लेंसेज would not make the telescope very heavy and also allow considerable amount of light to pass. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप थिक लेंस नहीं ले रहे हो तो आपका काम नहीं होगा, थिक लेंस लोगे तो इजीली हैंडल हो जाएगी चीजें, टेलीस्कोप इजीली हैंडल हो जाएगा, प्लस क्लियर इमेजेस भी मिलेगी बिकॉज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट उसके अंदर से पास हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट, नॉट सो थिक लेंसेज विल गिव हर मोर मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो पैराग्राफ में बड़ा ही साफ साफ लिखा था, इसका आंसर होगा 3C, ठीक है। तो इसी तरीके से पैराग्राफ में से कुछ आसान से क्वेश्चंस आएंगे, उसे आप लोगों को सॉल्व करना है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, समझ आ रही हैं, क्लियर। अब चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बढ़िया से आपको डायग्राम दे रखा है, देखो ये जो प्रिज्म का डायग्राम है ना, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है, जो हमने पहले कहानी पढ़ रखी, कौन सी कहानी हमने पढ़ा था कि हमारा जो प्रिज्म होता है बेसिकली विबग्योर, व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, a student observes the above phenomena in the lab as white light passes through a prism. Among
many other colors, he observed the position of two colors, red and violet. What is the phenomena called? What's the reason for the violet light to bend more than red light? ठीक है, सभी पूछ ले, इसमें तो पूरा डिस्पर्जन डाल दिया. ठीक है, सो बेसिकली फिनोमेना तो आपको समझ आएगा. सो एग्जाम में लिखना फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज नथिंग बट डिस्पर्जन. नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिज्म दे रखा है, देखो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में निकलती है. दिस इज व्हाट अ प्रिज्म इज डूइंग. नाउ अब देखो यहाँ पर बोला है, रीजन हमसे मांगा कि ऐसा क्यों होता है, लाइट वायलेट लाइट ज्यादा बेंड हो रही. देखो इस व्हाइट लाइट को मैं पीछे एक्सटेंड करूं, रेड लाइट तो इतना ही डेविएट हुई, वायलेट लाइट ज्यादा डेविएट हुई है. सो इसका रीजन क्या है? सो बहुत आसान है इसका रीजन. देखिए एग्जाम में आप सिंपल ये लिखोगे इसका रीजन, सिंस स्पीड ऑफ रेड लाइट, स्पीड ऑफ रेड लाइट इज व्हाट. देखो यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है. देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. सबसे पहले हमने ये पढ़ा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, उसको हमने वेवलेंथ से रिलेट किया था. सिंस रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, तो स्पीड इज, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, है ना, पूरा नहीं लिख रहे यार. देखो बता रखा आपको, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. तो जिसकी आपका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा. तो यहाँ पर रेड कलर की स्पीड कैसी होगी? स्पीड ऑफ रेड ज्यादा होगी किससे? वॉयलेट से. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जिसकी स्पीड ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. ठीक है, वो हमने निकाला था म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी. लिखो क्या, याद है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इज व्हाट, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी. किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो क्या करो, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. इतना ही आसान होता है. ठीक है, तो यहाँ तक आपको कहानी समझ आई है. अब चलते हैं आगे. फिर हमने उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा कि जिसकी स्पीड ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो लाइट ज्यादा डेविएट होगी. अब ऐसे कैसे, हवा में बोल दिया क्या? नहीं बोला यार हवा में. देखो D इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऐसा एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब जो आप यहाँ से देख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली, ये फॉर्मूला पहले ही बता रखा है. ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना. सो इस अकॉर्डिंग हम ये चीज बोल सकते हैं क्या, इस अकॉर्डिंग हम ये चीज बोलेंगे यहाँ पर जिसका डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा ना. तो यहाँ पर जो लाइट है वो क्या होगी, कम डेविएट होगी, बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. और वॉयलेट लाइट जो होगी वो ज्यादा डेविएट होगी. अब एग्जाम में इतनी रामायण नहीं लिखनी है, एग्जाम में शॉर्ट एंड स्वीट लिखना. क्या लिखोगे कि सिंस स्पीड किसकी, रेड की ज्यादा, ठीक है, देन किससे, वॉयलेट, देन वॉयलेट कलर लाइट. ठीक है, अब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका वो लाइट कम डेविएट होगी. ठीक है, hence deviation of red light is less and deviation of violet light is more. इतना ही आसान है भैया, इतना ही आसान है. ठीक है, तो देखो डिस्पर्जन कहते हैं, फिर 7 कलर्स निकलते हैं, उन 7 कलर्स के बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है, तो यही कहानी है जो आपको सुनानी है ना. तो यहाँ तक आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आया होगा, आई होप. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 and that of diamond is 2.42. In which medium does the light move faster, water or diamond? तो देखो अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर बोला है किसमें वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी लाइट. अच्छा, मूव फास्टर, तो दैट मींस दिस इज रिलेटेड टू स्पीड, है ना. यहाँ पर हमें स्पीड को रिलेट करना है
किसके साथ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो लिख दे ले। क्या लिखोगे कि सिंस वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, सो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो लाइट कम स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी। तो बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? डायमंड का ज्यादा है ना। तो हम बोलेंगे सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is more than the refractive index of water। ठीक है, तो लाइट ज्यादा किस में ट्रेवल करेगी? सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी मोर। ठीक है, समझ आ रही है ये चीज? पक्की बात, पक्की बात। ओके कूल, चलो इतनी चीज समझ आई ना। हमने वही चीज बोली, इस फॉर्मूला से लिखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी वहां पर लाइट कम स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी। ठीक है, सो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, स्पीड ऑफ लाइट वहां पर कम होगी, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ तक चीज समझ आई। सो यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया ना तो सेकेंड पार्ट भी बहुत आसान है। देखो ये था आपका फर्स्ट पार्ट एंड this will be your second part। second part में क्या पूछा है? what is the refractive index of diamond with respect to water। so सबसे पहले you have to write refractive index of water कितना है? 1.33। ठीक है, next refractive index of diamond कितना होगा ये? this will become 2.42। ठीक है, अब हम बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो बेटा जो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो ना वो चीज नीचे आएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ आई? पक्की बात। चलो, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 डिवाइडेड बाय 1.33। इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा, इतना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने सारे क्वेश्चंस देखे ना, बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। दिस विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 1.84। यूनिट नहीं लगाना, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। खुद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही अपने आप में यूनिटलेस होता है, बिकॉज C by V होता है ना, तो C इज व्हाट? स्पीड, एंड V इज व्हाट? अगेन स्पीड। भाई एक मीडियम के अंदर है और एक वैक्यूम के अंदर, तो दोनों मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यहाँ पर भी याद रखना यूनिटलेस है, आगे कोई यूनिट मत चिपका आगे आ जाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस बढ़िया से समझ आए हैं, किसी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यही क्वेश्चंस अगर आपने सारे क्वेश्चन बराबर से सॉल्व कर लिए ना तो पक्की बात है आपको आराम से 70 to 80% मार्क्स मिल जाएंगे इस लाइट चैप्टर में से। अब आप बोलोगे 100% क्यों नहीं? यार 100% के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर प्लेलिस्ट में जाओ, आपको यहाँ ऊपर कहीं भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लाइट की पूरी सीरीज है जिसमें हमने पूरा लाइट चैप्टर कवर किया है विद रिवीजन। तो देखो लाइट चैप्टर का पूरा रिवीजन आपको एक बार देखना है तो फिर 100% मार्क्स आने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये उन बच्चों के लिए जो एकदम लास्ट मोमेंट पे एकदम जागते हैं ना कि यार अब तो एग्जाम आ गया, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आपको समझ आई हैं, एंजॉय किया होगा आपने आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, और जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उन सब की हेल्प करो। प्लस अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए, नहीं तो नोटिफिकेशंस के बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।